हेलो स्टूडेंट्स। तो वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। आइए एक और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं हम क्लास 7th का मैथमेटिक्स का। तो बेसिकली आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अब रिवीजन भी कंप्लीटली करें अपनी सिलेबस का। अब आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने की जरूरत है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने की जरूरत है, आपको अपने डाउट्स क्लियर करने की जरूरत है और जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करने की जरूरत है। देखो क्वेश्चन पेपर में हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे अभी आपके पेपर में एज इट इज आने के 100% चांसेस हैं। तो अब क्या है कि आपके जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो सेम तो नहीं आएंगे लेकिन सेम कॉन्सेप्ट पर जरूर आएंगे। तो आप इस क्वेश्चन पेपर को ऐसे मत करना कि हम क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं, ये देखना कि हर क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। मैं जब वो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो वो जरूरी होगा पेपर के लिए आपके, ठीक है? तो आएगा ही आएगा। तो आगे बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं। तो हमारे पास क्लास 7th का मैथ्स का पेपर अवेलेबल है, इसको सोल्व करते हैं। पहला सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 35/8 इन द फॉर्म ऑफ मिक्स फ्रैक्शन इज। देखो ये क्वेश्चन आने के 100% चांस है। चांस क्या, ये तो श्योर ही हो गया कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब किस फॉर्म में आएगा, किस तरह से आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बेसिकली होता क्या है कि आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है कि जो अभी कट सकता है या फिर जिसमें मतलब जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है और वो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? मिक्स फ्रैक्शन होता है जिसमें साइड में होल नंबर लिखा जाता है, ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जिसमें होता है आपका रिमाइंडर, होल नंबर होता है आपका क्वोशिएंट और डिनोमिनेटर होता है आपका डिवीजर। अब इस बात को समझिए कि पेपर में तो सिर्फ आपको क्या करना है, देखो जैसे 35 डिवाइड बाय 8 है तो हम इसको कैसे डिवाइड करते हैं? 8 4 जा 32, 3, ये क्या बचा? रिमाइंडर। ये क्या हुआ आपके पास? क्वोशिएंट, ये डिविडेंड और ये डिवीजर। अब मैंने बताया था आपको जैसे कि होल नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे, न्यूमरेटर ऊपर और डिनोमिनेटर नीचे। तो होल नंबर क्या होता है? क्वोशिएंट होता है। तो क्वोशिएंट क्या है हमारे पास? 4। न्यूमरेटर क्या होता है हमारे पास? रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर क्या है हमारे पास? 3 और नीचे एज इट इज डिवीजर। तो डिवीजर क्या है? 8। तो आप 35/8 को 4 होल 3/8 लिखेंगे। अब ये तो हो गया, आपको जब भी आपको ये समझना है दोबारा से वीडियो को प्ले करना, आपको समझ में आएगा मैंने क्या बताया। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे? अब 35 डिवाइड बाय 8 है तो 8 4 जा मतलब जो 35 से कम है, मतलब 35 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर ये मान लो 32 डिवाइड बाय 8 होता तो हम लिख देते कि ये 4 से डिवाइड हो गया डायरेक्टली। लेकिन अगर 35 है और 35 कंप्लीटली नहीं कटता तो इससे जो छोटी वैल्यू होगी जो कंप्लीटली डिवाइड होगी वो होगी 32। तो कितने बार चली? 8 4 जा तो 4 होल हो गया। तो कितना बचेगा? 32 35 में से जाएगा तो 3 बचेगा और डिवाइड बाय जो कंप्लीटली 8 है। तो ये आपका फॉर्म है मिक्स फ्रैक्शन की। मिक्स फ्रैक्शन की आपकी फॉर्म में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपके पेपर में आएगा ही आएगा। फ्रैक्शन है ये, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना। ये होल नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर रिमाइंडर होता है, होल नंबर क्वोशिएंट होता है और डिवाइजर डिनोमिनेटर डिवाइजर होता है। ठीक है, आप पहले उसको सोल्व करेंगे फिर आप इसे लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। रेशनल नंबर 21/28 इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज। देखो 21/28 की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? ये भी 7 से करता है, ये भी 7 से करता है, तो 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28। तो ये तो होगी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म 3/4। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। लेकिन हम इस नतीजे तक आए कैसे? तो हमें वो कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जो कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा हो। मतलब कि अगर 8 से हो सकता है तो 8 से कर देते, लेकिन 7 सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो 7 से काटेंगे तो अब ये नहीं कटेगा और आगे नहीं, मतलब कैंसिल नहीं होगा। तो इसका पता कैसे चला? ये करना नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। 21 के फैक्टर क्या होते हैं? 3 इंटू 7 और 28 के 2 इंटू 2 4 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। तो इनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 7। तो 7 से हम 21 को 28 को डिवाइड कर देते हैं, मतलब काट देते हैं बेसिकली। 7 3 जा और 7 4 जा। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई इसको सोल्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। द रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी
पुट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर। देखो रेशनल नंबर, आप रेशनल नंबर के ऊपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर, फ्रैक्शन के ऊपर और आपका मिक्स फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर होता है जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाए। कोई भी ऐसा इंटीजर, कोई भी ऐसी टर्म जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाए और जिसमें p और q क्या हो, इंटीजर हो, और जिसमें p और q इंटीजर हो और जिसमें q नॉन जीरो वैल्यू, इसको क्या बोलेंगे हम, ये होगा, ये हमारा रेशनल नंबर होगा। ये चीज याद रखना हमेशा, p बाई क्यू की फॉर्म में हो, p q इंटीजर और q जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। q कौन सा है, नीचे वाला। तो अब देखते हैं नेचुरल नंबर एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो सब में ही है कॉमन, तो इसको छोड़ दो। अब नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, नहीं नेचुरल नंबर नहीं, होल नंबर नहीं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं, इंटीजर्स बिल्कुल सही बात है, सिर्फ इंटीजर्स। इसमें नॉन नेगेटिव हो या कैसे भी हो, इंटीजर्स सब होते हैं। तो माइनस की वैल्यू या प्लस की सभी इंटीजर में आ जाते हैं, तो इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल। अब देखो सेमी सर्कल आपका ये रहा और ये आपका सर्कल, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई r, ठीक है। ये याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अब इसका हाफ, इसका हमें हाफ निकालना है, तो इसका हाफ कर देंगे सेमी सर्कल के लिए, डिवाइड बाई 2। लेकिन ये d, ये लेंथ भी तो हमारे पास है, ये तो हमने निकाल लिया। अब इसे भी तो निकालना है, ये और ये। अब ऊपर की लाइन तो हमने निकाल ली, ये 2 पाई r डिवाइड बाई 2। अब ये क्या है, ये पूरा आपका सेंटर से होता हुआ डायमीटर है, तो डायमीटर कितना होता है, 2r, d इज इक्वल टू 2r होता है। अब हमारे पास d की फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये 2r प्लस 2 पाई r डिवाइड बाई 2 से 2 गया, तो ये r क्या है, ये d प्लस पाई r, तो हमारे पास क्या गया, d प्लस पाई r होता है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, d प्लस पाई r, तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। देखो किसी प्लॉट का जो कि स्क्वायर शेप का है, उसका एरिया क्या है, 1600 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। ये कितना दिया गया है, 1600 मीटर स्क्वायर। अब a इंटू ए, ये दो वैल्यू हो गई, मान लो ये प्लॉट है और एक साइड इसकी a है, तो दूसरी भी a, चारों a होगी, तो स्क्वायर के हिसाब से। अब ये a की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, a की वैल्यू निकालेंगे हम, अंडर रूट कर देंगे 1600 का, और आपको पता है 1600 किसका स्क्वायर है, 40 का, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, द रीजन ऑक्यूपाइड बाय क्लोज फिगर इज कॉल्ड इट्स। देखो कोई भी रीजन है ना, जो उसकी फिगर है रीजन की, अगर उसको क्लोज कर दे और उसके अंदर का जो रीजन होगा, ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एरिया, ठीक है। लेकिन अगर यही फिगर या यही शेप 3D में हो, 3D में हो, और इसके अंदर की एरिया, इसके अंदर का जो सरफेस, इसके अंदर का जो एक तरह से कह लो आप, इसके अंदर कितनी हवा भरी हुई है, या इस सिलेंड्रिकल शेप में कितना पानी भर सकता है, या आप कह लो इस कोन के अंदर कितनी हवा भरी हुई है, तो ये जो होता है ये वॉल्यूम में आता है, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, ये जो आपके बॉर्डर होता है इसकी लेंथ कितनी है, ये बॉर्डर जो होता है इसकी लेंथ कितनी है, ये पेरीमीटर में आता है, ठीक है। और नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी था ही। तो हमारे पास क्या है, ऑक्यूपाइड रीजन बाय क्लोज फिगर इज कॉल्ड एरिया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, What are the coefficients of x in the expression 8 minus x plus y। देखो x का कोफिशिएंट क्या है इसमें, -1। देखो x और y ये क्या है, ये वेरिएबल्स हैं। अब इसकी ये किसी ना किसी कोफिशिएंट के साथ होंगे, अगर यहाँ पे 2 होगा तो 2 कोफिशिएंट हो गया, यहाँ पे 3 होगा तो 3 होगा। अब ये x और y ना हमेशा प्लस ही रहते हैं ना, हम लिखते हैं x और y, तो ये ऑब्वियसली प्लस हो गए, माइनस इनके सामने लग नहीं रहा, तो अगर इनके सामने माइनस खाली लगा हुआ है तो इसका मतलब है -1 इनका कोफिशिएंट है, ठीक है। तो -1 यहाँ पर x का कोफिशिएंट है, देखो माइनस लिखा हुआ है, वरना ये प्लस x और ये y है, इस तरह से ये चीज़ लिखी हुई है, समझ गए, -1 x प्लस 1 y, तो ये y का 1 हो गया, x का -1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन a² + b² फॉर a = 1 एंड b = 1 क्या होगा। तो
ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1 रख देंगे इस एक्सप्रेशन में, और ये एक्सप्रेशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए की वैल्यू क्या है 1 का होल स्क्वायर प्लस बी क्या है 1 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों का स्क्वायर क्या होगा 1 + 1 = 2। ये तो बहुत ईजी था, तो आपका आंसर आ गया डी, ऑप्शन डी 2 बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। द वैल्यू ऑफ -1 की पावर 55 इज। अब देखो क्या है कि अगर प्लस का साइन होता तो 1 की कुछ भी पावर होती तो वो 1 ही होता, ठीक है ना, +1 होता। यहाँ पर कोई भी पावर हो ये +1 ही आएगा। लेकिन अगर माइनस है, -1 है, -1 की कोई भी पावर है, वो अगर इवन है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर वो -1 की पावर ओड है तो ये क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा। क्यों, देखो अगर माइनस और माइनस ये क्या होते हैं, प्लस होते हैं। लेकिन माइनस और माइनस अगर प्लस हो गए, ये दोनों प्लस हो गए, तो अगर एक और माइनस लगा देंगे तो प्लस और माइनस क्या होता है, ये होता है माइनस। समझे कुछ, मतलब प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो अगर प्लस माइनस और माइनस है और एक और माइनस लगा दिया हमने इसमें, तो ये वापस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3 माइनस हमेशा माइनस देते हैं, और 3 क्या है ओड, और 2 माइनस हमेशा प्लस देते हैं, 2 क्या है इवन। तो ये पॉजिटिव देते हैं साइन, ये माइनस नेगेटिव देते हैं साइन। तो यहाँ पर क्या है 55 क्या है ओड, तो ये क्या देगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 216 इज। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है कि इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे इसका, और प्राइम फैक्टराइजेशन होता है कि 2 और 3 5 बेस प्राइम नंबर्स में इसको बांट देंगे और फिर सोल्व करेंगे, ठीक है। इसकी मतलब इसकी छोटे से छोटे वैल्यू की पावर में इस आंसर को लिखेंगे हम। तो करते हैं 216 = 2 × 2, देखो 2 × 4, 4 2 8, और 8 8 64, है ना। 8 8 8 3 8 3 24, 24 3 72, और 72 3 216, ठीक है। तो 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3। अब पावर सेम है तो इन दोनों क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 6, 6 की पावर 3। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो गया। द वैल्यू ऑफ 5 की पावर 3 इज 5 × 5 × 5। 5 की पावर 3 कैसे लिखते हैं हम, 3 पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या आएगा 5 5 25, 25 5 125, ठीक है। ये आंसर हो गया हमारा। 12 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। देखो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, किसी भी चीज को, कोई चीज अगर बीच से काटे तो दोनों तरफ की जो इमेज बनेगी वो बिल्कुल सिमेट्रिकल होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो ऐसी जैसे मान लो कि ह्यूमन शेप जो होती है वो क्या होती है, बिल्कुल सिमेट्रिकल होती है। तो वो बीच से अगर लाइन खींचेंगे तो दोनों तरफ बराबर होगा। तो इनमें से पूछा है ऐसा कौन सा लेटर है, अल्फाबेट है, जिसको बीच से वर्टिकल काटें या हॉरिजॉन्टली काटें वो बिल्कुल बराबर ही, मतलब दोनों तरफ बराबर हिस्सा शो करेगा, बिल्कुल आइडेंटिकल इमेज बनाएगा। तो यहाँ पर एस को अगर बीच से काटे तो देखो कैसी शेप हो गई, एक तरफ ये हो गई और एक तरफ ये हो गई। सेम थोड़ी है, सेम ऐसे ही अगर ए को हम बीच से काटेंगे तो एक तरफ ये हो गई और एक तरफ ये हो गई, तो सेम थोड़ी है। अगर बीच में मिरर रखेंगे तो चेंज हो जाएगी ना शेप। तो इस तरह से सिर्फ हमारे पास एच है, जिसको बीच से अगर काटे तो ऊपर की इमेज ऐसी आएगी, नीचे की ऐसे आएगी। अगर वर्टिकल काटे तो एक तरफ ऐसी आएगी और एक तरफ ऐसी आएगी, ठीक है। एक तरफ ऐसी आएगी और दूसरी तरफ ऐसी। ये थोड़ा सा हो रही है, आप समझ गए ना मेरी बात। बेसिकली वर्टिकली काटो या हॉरिजॉन्टली, वो सेम इमेज बनानी चाहिए। देखो बिल्कुल सेम बनी ना वर्टिकली काट के, और ये भी बिल्कुल सेम बनेगी अगर हॉरिजॉन्टली काटेंगे एच को। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री आर देयर इन स्क्वायर। तो स्क्वायर में सिमेट्री, अगर स्क्वायर को बीच में से काट दो तो भी बराबर बनेगा, साइड्स हॉरिजॉन्टली काट दो तो भी सिमेट्री बनेगी, दोनों तरफ सिमेट्रिकल शेप बनेगी। अगर इसको डायगनली काट दो
तब भी ये सिमेट्रिकल शेप बनाएगा, अगर दूसरी तरफ से काट दो तब भी ये। तो ये कितने हो गई, 1 2 3 4, तो 4 सिमेट्री ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गई। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन द पिक्चर गिवन बिलो द सम ऑफ डॉट्स फेसिंग अप ऑन बोथ डाइस इज 6। देखो ऊपर की जो इमेज है उसमें जो डाइस के नंबर है उनका सम क्या है, 6 है। ये 4 है यहाँ पे और ये 2 है। व्हाट वुड बी द सम ऑफ डॉट्स फेसिंग डाउन, अगर इनके नीचे की जो डॉट्स हैं उनका सम क्या होगा। देखो डाइस का रूल होता है, हमेशा याद रखना, डाइस का रूल होता है कि ऑपोजिट साइड का सम ऑफ ऑपोजिट साइड इज ऑलवेज 7। तो अगर इधर 4 है तो प्लस 7 करने के लिए नीचे कितनी होगी, 3। अगर ऊपर 2 है तो प्लस नीचे 7 करने के लिए कितना होगा, 5। और 5 और 3 प्लस करेंगे तो कितना सम आ जाएगा, 8। तो पूछा गया है कि द सम ऑफ डॉट्स फेसिंग डाउन इज 8। ये आपका आंसर आ गया, 8। क्वेश्चन नंबर, ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ फेसेस इन द गिवन सॉलिड्स आर। देखो जो सॉलिड है, इस शेप को बनाते हैं, थोड़ी सही सी बना देते हैं आपके लिए शेप। देखो आपको पता है कि एक नीचे क्यूब है, ये क्यूबॉइड है, इसकी कितनी शेप साइड्स होती हैं, 1 2 3 4। तो चारों तरफ से 4 हो गई और आमने सामने 2 6। लेकिन ऊपर वाली शेप जो फेस है वो बंद हो रखा है, ऊपर से एक कोन बनाया गया है। ठीक है, तो इसकी भी कितनी शेप हो गई, एक इस तरफ से एंगल हो गया, एक उस तरफ से, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से। तो कितनी, 4 तो ये हो गए फेस, 4 फेस ही हो गए। 5 6, एक इधर से 7, एक नीचे से 8 और एक इसके पीछे से 9। तो अगर हम देखें तो 4 ऊपर हो गए और नीचे 6 थे, 6 में से बीच वाला ये कैंसिल हो गया क्योंकि अंदर चला गया, तो टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल पीस ऑफ लैंड आर 50 मीटर एंड 30 मीटर रिस्पेक्टिवली। देखो आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी 100% आएगा। ये सब वही क्वेश्चन है जो रिपीट होकर बार बार आते हैं, आपको इनके कॉन्सेप्ट आने चाहिए। पेपर वाले, स्कूल वाले ये नहीं चाहते कि आप पेपर ऐसा दो कि आपको पेपर ना हो, वो चाहते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट आ जाए जो आपकी बुक्स में अवेलेबल है। ठीक है, तो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 50 मीटर, लेंथ दे दी 50 मीटर, ब्रेथ दे दी 30 मीटर। फाइंड इट्स एरिया। अब आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। आप रख देंगे 50 इंटू 30, ये बन गया आपका 5 3 15 00 मीटर स्क्वायर। गॉट इट। और पार्ट क्या है इसका, या फिर आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज साइड इज 32 मीटर। अब देखो स्क्वायर पार्क कैसा होता है, स्क्वायर पार्क कैसा होता है, एक साइड दे दी आपको 32 मीटर, तो इसकी चारों साइड कितनी हो गई, 32 मीटर हो गई क्योंकि ये स्क्वायर है। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है, आपको बेसिकली ये समझाना चाह रहा है पेपर कि आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर, और ए का स्क्वायर कितना हो गया, 32 इंटू 32। तो 32 इंटू 32, 32 का स्क्वायर क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 12 1024। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एक्सप्रेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 100 फॉर x इक्वल टू -10। देखो x नहीं है तो p की वैल्यू दी गई है, या फिर यहाँ पर पूरी एक्सप्रेशन में ही x का यूज किया जाता है। तो अगर हम इस तरह से लेते हैं पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 100,
तो -10 की वैल्यू पुट कर देंगे पी स्क्वायर में, तो p -10 का होल स्क्वायर -2 -10 माइनस का 100। अब -10 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का स्क्वायर -2 माइनस आएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर -10 है, अंदर भी माइनस है बाहर भी माइनस है, तो प्लस का 100 माइनस का माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो 2 × 20, 2 × 10 इज इक्वल टू 20, और 20 के बाद -100 है, तो -100, तो +100 से -100 गया, आंसर क्या बचा -20। तो इसको मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। बेसिकली p² - 2p माइनस के 100। अब p की वैल्यू क्या, इफ p इज इक्वल टू -10, देन p की वैल्यू -10 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस का स्क्वायर होगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो +100 हो गया, -2। अब 2 × -10 है, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 2 × 10 कितना होगा 20, और माइनस के यहाँ पर 100। अब प्लस के 100 माइनस के 100 -0 हो गया, और 2 × 10 क्या हो गया 20। 20 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन x³ - 3 ब्रैकेट में x - 10 फॉर x = 10। सेम क्वेश्चन है, बस आपको x की वैल्यू 10 रखनी है इस एक्सप्रेशन में। x³ - 3 x की पावर -10, जिसमें कि x की वैल्यू 10 है। 10 है या -10 है? -10 है। तो अगर x की वैल्यू -10 है, तो -10 का स्क्वायर क्या होगा 3, ब्रैकेट में -10 रखेंगे, -10। अब माइनस का माइनस माइनस प्लस होता है ऑब्वियसली, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, -3। अब माइनस माइनस अंदर प्लस हो जाएंगे, लेकिन माइनस का साइन ही रहेगा, बड़ा माइनस का साइन रहेगा, तो माइनस का 20। अब माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, जब मल्टीप्लाई होती है माइनस माइनस की तो ये साइन बनता है प्लस का, तो मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन माइनस माइनस के साइन अगर हम ऐड करते हैं, तो डिजिट तो ऐड होती है, डिजिट तो ऐड ही होती है, एडिशन ऑफ डिजिट होता है, ठीक है, लेकिन साइन माइनस रहता है। सेम ऐसे ही अगर माइनस और प्लस करें हम दोनों को ऐड, तो डिजिट तो हमारी डिजिट हमारी माइनस होगी, बड़े में से छोटा है, छोटे में से बड़ा जैसे होगा, लेकिन साइन फिर भी यहाँ पे माइनस का रहेगा, ठीक है, इस तरह से होता है। लेकिन मल्टीप्लाई में क्या होता है कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन भी हट जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 320 कितना हो गया, ये हो गया 3 2 60 हो गया, और ये 100, तो 160 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, क्यूब था, ये हमारा क्यूब था, तो अगर ये क्यूब था, तो ये माइनस माइनस प्लस और फिर एक माइनस, तो 3 माइनस कितना होता है, हमेशा माइनस होता है, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 हो गई, और ये हमारा हो गया आंसर 1060। समझे कुछ? देखो हुआ क्या कि एक्स क्यूब में 10 की वैल्यू रखी। अच्छा, हम एक मिस्टेक कर गए। देखो जो मैं मिस्टेक कर गया, क्योंकि मुझे स्क्रीन चेंज करनी पड़ रही है, इसलिए मैंने एक्स की वैल्यू -10 रख ली। अगर -10 आती है तो आप इस तरह से करेंगे, लेकिन अगर आती है वैल्यू +10, तो आपका क्वेश्चन था x³ - 3x - 10, यही क्वेश्चन है, और इसकी वैल्यू है x = 10 के लिए, तो 10 का क्यूब होगा हमारे पास, फिर 3 ब्रैकेट में 10 माइनस के 10, ठीक है। अब 10 माइनस 10 0, और 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, और 10 का क्यूब क्या होता है 100 1000 होता है, 1000 - 0 क्या आ गया
1000 आंसर आ गया। ठीक है, आप ऐसे पुट करेंगे वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखो इस फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर है इंटू 7 का क्यूब है। इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखते हैं, कितनी पावर बनेगी ए की, 1 2 3, एक क्यूब। सी की कितनी पावर होगी, 1 2 3 4, सी की पावर 4, और डी ए की है तो खाली डी। ये इसकी फॉर्म हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। स्टेट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो साइड बिल्कुल बराबर होती है आमने सामने वाली। तो इसके लिए लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल को अगर हम ऐसे काटेंगे तो भी बराबर दो पार्ट में बट जाएगा, अगर ऐसे बांटेंगे तो भी दो पार्ट में बट जाएगा बराबर, ऐसे बांटेंगे तब भी दो पार्ट में बराबर बट जाएगा। तो कितने हो गई, 1 2 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3। और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों लाइन बराबर है, तो एक हम ऐसे डाल सकते हैं बस। अगर हम ऐसे डालेंगे तो भी नहीं होगा, ऐसे डालेंगे तो भी नहीं, क्योंकि सिर्फ ये दोनों है। तो लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। व्हाट क्रॉस सेक्शन डू यू गेट व्हेन यू गिव अ वर्टिकल कट टू अ राउंड एप्पल। अगर गोल एप्पल को हम बीच से कट करेंगे वर्टिकली, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल कट है, और ये हमारा वर्टिकल कट है, याद रखना पेपर में। तो ये वर्टिकल कट करेंगे अगर हम राउंड एप्पल को, तो हमें कौन सी शेप हमें मिलेगी। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, आइए जानते हैं हमें क्या मिलेगा। देखो होता क्या है ना कि जब हम राउंड शेप को वर्टिकली काटते हैं या हॉरिजॉन्टली काटते हैं, तो पूछा गया है कि कैसी हमें कैसी एक शेप हमारे सामने आएगी। तो ये मैं तुम्हें बता देता हूँ कि क्यूब में या क्यूबॉइड में, सिलेंडर में क्या पूछा जा सकता है। देखो जो राउंड शेप है, इसका मतलब है वो स्फेयर की बात कर रहा है। एप्पल स्फेयर होता है, तो ये राउंड एप्पल हो गया। इसके अलावा पूछ सकता है वो कोई डाइस। देखो डाइस, ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल कट टू ए डाई, ये डाई नहीं डाइस है। ठीक है, ये क्यूबॉइडल शेप है, क्यूबॉइड होता है डाइस की शेप। तो आपसे क्यूब की शेप पूछ सकता है, फिर वो कुछ भी हो, मतलब वो कुछ भी हो सकता है। क्यूबॉइड को बीच में से काट दो। अब आपको समझना होगा कि जैसे कि एक लंच बॉक्स है, तो वो ज़्यादातर क्यूबॉइडल शेप में होता है ना, क्यूबॉइड की शेप में होता है। तो आपको समझना होगा कि कौन सी शेप की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं डायरेक्ट लिखवा देता हूँ कुछ रिजल्ट्स। शेप्स हो गई आपकी, वर्टिकल कट हो गया, हॉरिजॉन्टल कट हो गया। ठीक है, तो आपके पास शेप्स कौन सी हो गई, क्यूब शेप हो गई आपकी, फिर आपकी आज क्या हो रहा है, फिर आपकी शेप हो गई क्यूबॉइड। ठीक है, नेक्स्ट शेप हो गई आपकी सिलेंडर, सिलेंड्रिकल। फिर नेक्स्ट शेप हो गई आपकी स्फेयर, जिसमें हमारा ऑब्वियसली एप्पल आता है। और नेक्स्ट शेप हो गई आपकी कोन। ठीक है, तो ये आपके पास शेप हो गई। इनके रिजल्ट क्या होंगे, अगर हम वर्टिकली कट करेंगे, अगर हम ऐसे ये कट करेंगे, और यहाँ हॉरिजॉन्टल अगर ऐसे कट करेंगे, तो अगर वर्टिकली कट करेंगे तो हमारे पास टू रेक्टेंगुलर शेप्स आएंगी अगर क्यूब को कट करते हैं।
अगर हम इसको ऐसे कट करते हैं तो 2 रेक्टेंगुलर फेस आएंगे। क्यूबॉइड का कट करते हैं तो भी हमारे पास 2 रेक्टेंगुलर फेस आएंगे। सिलेंडर को कट करते हैं तो 2 रेक्टेंगुलर फेस आएंगे। इसमें भी जब हम बीच से कट करेंगे तो अगर आप एक तरफ से देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना। तो ये कट गया, बीच में से कट गया तो आपको रेक्टेंगुलर फेस दिखाई देगा बीच में से। तो ये भी आपको 2 रेक्टेंगुलर फेस ही दिखाई देंगे। फेस स्फेयर को कट करोगे तो आपको 2 सेमी सर्कुलर फेस दिखाई देंगे। 2 सेमी सर्कुलर। उसके बाद कोन को कट करते हैं बीच में से तो 2 ट्रायंगुलर। ठीक है। और अब बात करते हैं अगर हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो इसमें 2 रेक्टेंगुलर फेस आएंगे दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। 2 सिलेंड्रिकल शेप दिखाई देंगी अगर हम इसमें हॉरिजॉन्टल कट लगाते हैं सिलेंडर वाली शेप में। तो 2 सिलेंड्रिकल शेप्स आ जाएंगी सामने। और अगर स्फेयर में लगाते हैं तो सेम चीज़ आएगी, 2 सेमी सर्कुलर शेप आएगी यहाँ पर। और अगर कोन में कट लगाते हैं तो 1 स्मॉल कोन बन के आएगा, 1 स्मॉल कोन और 1 फ्रस्टम बन के आएगा। ठीक है। तो ये आपके हॉरिजॉन्टल कट लगने के बाद इस शेप पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या दिखेगा, वो ये दिखेगा। वर्टिकल कट करने के बाद यही दिखेगा। तो ये मैंने आपको टेबल बना दी है, आप याद रखना, इसको याद कर लेना। ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही दिमाग लगाने वाली चीज़ है। वहां पे तो याद आ जाना चाहिए आपको, लेकिन आपको समझने के लिए ये चीज़ देखकर बार बार आइडिया लगाना है कि कैसे होगा, और फिर आप इसको लिखेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि वर्टिकल कट टू ए राउंड एप्पल। राउंड एप्पल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो वर्टिकल कट कैसा है, वर्टिकल कट हो गया और स्फेरिकल शेप, तो 2 सेमी सर्कुलर फेस आ जाएंगे हमारे निकल के। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, 2 सेमी सर्कुलर फेस। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल कट टू ए डाई। अगर हॉरिजॉन्टल कट लगेगा कौन सी शेप पर, डाइस। डाइस कौन सी शेप की होती है, क्यूब की शेप की होती है। तो क्यूब की शेप, तो 2 रेक्टेंगुलर फेस आ जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 रेक्टेंगुलर फेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ABC इज अ राइट एंगल at A. ABC is right angled at A. AD is perpendicular to BC. AD is perpendicular to BC. If AB is equal to 5 सेंटीमीटर, BC 13 सेंटीमीटर और AC 12 सेंटीमीटर है, तो एरिया फाइंड करो ABC का। तो ABC अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है हमें, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हमें पता है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, बेस क्या है, बेस हमारे पास 12 सेंटीमीटर है और हाइट क्या है, 5 सेंटीमीटर है। ये बेस मत ले लेना क्योंकि ये हाइट हमें नहीं पता, हम इस ट्रायंगल का नहीं निकाल रहे, इस पूरे का निकाल रहे हैं। तो हमारे पास 2 6 और 5 6 30 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 22, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 3 माइनस ए बी एंड फाइंड इट्स वैल्यू। ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू -3। अगर बी की वैल्यू -3 है और ए की वैल्यू 5 है तो हमें डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन में पुट करनी है वैल्यू। तो आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे जिसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। तो आपको पहले लिखना है, आपको पहले एक्सप्रेशन लिखना है, 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी ब्रैकेट बंद प्लस 3 माइनस ए बी। अब ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू -3 है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 इंटू -3। ये पूरी वैल्यू हमने पुट कर दी, प्लस के 3 माइनस के 5 माइनस के 3। अब 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 3 से 15, लेकिन साइन माइनस का आएगा बाहर क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं। -15 ब्रैकेट बंद, बाहर 2 था, प्लस 3। अब ये 5 3 का कितना होता है 15, और अंदर माइनस का साइन और बाहर भी माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस 15। अब 25 में से 15 गया तो 10 बचा, इंटू 2 प्लस 3 प्लस 15। अब 2 इंटू 10 कितना होता है 20। तो 20
ये हुआ, और 315 कितना, 18, 18 और 20 कितना हो गया, 38, 38 आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक्सप्रेशन सोल्व कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ड्रॉ एनी 3 इंग्लिश अल्फाबेट्स हैविंग बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसे 3 इंग्लिश अल्फाबेट हमें ड्रॉ करने हैं जिनकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ सिमेट्री हो। कि जैसे हमने एक तो एच ही है, हमने पहले पढ़ा था कि अगर उसे बीच में से काटते हैं या वर्टिकली काटते हैं बीच में से या हॉरिजॉन्टली काटते हैं, वो दोनों ही सेम आइडेंटिकल शेप हमें देता है। तो ऐसे ही हमें 2 और बताने हैं, टोटल 3 बताने हैं। तो आइए मैं तो आपको समझाता हूँ और बताता हूँ। देखो एच कैसा होता है बेसिकली, ये भी कमी है ना, आपको समझाने के लिए। ऐसे ही होता है ना एच, हमें दोबारा से बनाना पड़ेगा। एक सेकेंड, ये एक गड़बड़ हो रही है बस। ये एच है हमारे पास। अब हम देखते हैं कि हम इसको वर्टिकली काटते हैं तो सेम शेप आई है। सेम हॉरिजॉन्टली काटेंगे तो भी सेम शेप बनेगी, ऊपर भी और सेम नीचे। ऐसे ही 2 शब्द और, ऐसे ही 2 हमें और बनाने हैं। तो एक तो हमारे पास हो जाएगा, और दूसरा हमारे पास हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास, जिसको अगर हम चाहें बीच से काटना तब भी सेम शेप आएगी, और अगर हम चाहते हैं वर्ट हॉरिजॉन्टली काटना तब भी ऊपर नीचे सेम शेप आएगी। तो एक शब्द और चाहिए हमें, वो कौन सा हो सकता है? आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ मैं सिर्फ ये, ठीक है ना। पेपर में आपको सिर्फ लिखना है कि एक एच होता है, एक ओ होता है, और एक क्या होता है, आई होता है। तो हम बनाएंगे इसको। अब इसको अगर हम काटते हैं बीच से तो भी सेम शेप बनाएगा दोनों तरफ, और अगर हम इसको काटते हैं हॉरिजॉन्टली तब भी ये सेम शेप बनाएगा। तो हमारे पास एच ओ आई आंसर हो गया। 3 इंग्लिश अल्फाबेट्स है जिनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, और क्वेश्चन, स्टेट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। देखो रेक्टेंगुलर के लिए लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, बतानी है कितनी होती है, सर्कल के लिए बतानी है, और रेगुलर हेक्सागन के लिए बतानी है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें रेक्टेंगल सर्कल, तो रेक्टेंगल होता है ये, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? 1, ये दोनों पार्ट बराबर, और ये 2, ये दोनों पार्ट बराबर। तो लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर रेक्टेंगल इज, लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर शेप रेक्टेंगुलर इज 2। दूसरी शेप है हमारे पास सर्कल, अगर इसको देखें कुछ नोटिस किया? नोटिस ये किया होगा आपने
कि इसकी तो लाइन हम बनती चली जाएंगी बीच से, तो बिल्कुल सही है, लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर सर्कल इज इनफाइनाइट, ठीक है। और लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर हेक्सागन, देखो हेक्सागन कैसा होता है, हेक्सागन होता है जिसकी 6 साइड्स होती हैं। इसमें 1 2 2 3 4 5 और 6, तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई 6, यहाँ पर इनफाइनाइट और यहाँ पर 2, तो तीनों की हमने बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। देखो लाइन ऑफ सिमेट्री वो होती है जो भी किसी शेप को बराबर हिस्सों में बांटती है। मैंने कई बार बता दिया आपको, ये और ये हिस्सा बराबर होना चाहिए, फिर ये और ये नीचे का हिस्सा बराबर होना चाहिए, फिर कोई भी शेप हो वो, ये हिस्सा बराबर होना चाहिए, ये हिस्सा बराबर होना चाहिए, ये हिस्सा बराबर होना चाहिए। अब एक शेप पे कितने हो सकते हैं, अगर ये ट्रायंगल इक्वलेटरल ट्रायंगल है तो 1 2 3 3 हो गए। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सिर्फ 2 साइड इक्वल है तो सिर्फ 1 हो गया, इधर का बराबर होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट क्रॉस सेक्शंस डू यू गेट व्हेन यू गिव अ वर्टिकल कट टू अ सॉलिड सिलेंडर। देखो ये क्वेश्चन मैं करा चुका आपको। सॉलिड सिलेंडर को अगर वर्टिकल कट देते हैं, अगर हम सॉलिड सिलेंड्रिकल शेप को वर्टिकल कट देते हैं, वर्टिकल, तो क्या मिलता है, 2 रेक्टेंगुलर फेसेस मिलते हैं। तो ये हो गया 2 रेक्टेंगुलर फेसेस मिलते हैं। What cross sections do you get when you give a horizontal cut to a cricket ball? क्रिकेट बॉल कैसी होती है, स्फेयर होती है, और इसको हॉरिजॉन्टल कट देंगे तो क्या आएगा, 2 सेमी सर्कुलर फेसेस, 2 सेमी सर्कुलर फेसेस। देखो कितने कितने क्वेश्चन हो गए इससे, सिर्फ इस एक फिगर से कितने सारे क्वेश्चन हो गए। बट क्रॉस सेक्शन डू यू गेट व्हेन यू गिव अ हॉरिजॉन्टल कट देना है ब्रिक को। ब्रिक कैसी होती है, ब्रिक ऐसी होती है, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइड की शेप में होती है। तो क्यूबॉइड को अगर हॉरिजॉन्टल कट देंगे, मैंने लिखवा रखा है क्यूबॉइड को अगर हॉरिजॉन्टल कट देंगे तो क्या आएगा, 2 रेक्टेंगुलर फेसेस आएंगे, 2 रेक्टेंगुलर फेसेस आएंगे। और मैच द नेट्स विद अप्रोप्रिएट सॉलिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये फिगर अगर खोल दी जाए तो बेसिकली ये कैसी दिखाई देंगी। देखो सिलेंडर कैसे दिखाई देगा, ये ऊपर का गोला बाहर को खुल जाएगा, ये बाहर को खुल जाएगा, और ये जो सर्कुलर चीज है, सरफेस है, ये खुलेगी तो ये कैसी बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी एक तरह से, अगर ये ऐसे खोलेंगे हम, अगर ये हम दोनों तरफ को खोलेंगे तो ये बन जाएगा रेक्टेंगल, और ऊपर को खोलेंगे तब भी एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये हो गया बी का थर्ड। इसको खोलेंगे, ए को, क्यूब को खोलेंगे तो ये बन जाएगा बिल्कुल ऐसा। कोन को खोलेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, और इस शेप को, प्रिज्म वाली शेप को खोलेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। देखो रेशनल नंबर खोजने हैं 1/4 एंड 1/2 के, तो 1/4 और 1/2 में हम डिनोमिनेटर का, बेस का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं 4 और 2 का, तो 2 2 जा 1 जा 2 1 जा, तो 4 आ गया, एलसीएम आ गया 4। अब अगर एलसीएम 4 आ गया तो 1/4 हो गया, ठीक है। 1/2 को 4 बनाने के लिए नीचे से 4 और ऊपर भी 4, तो 1/4 और दूसरी वैल्यू आ गई 4/8। अब हमें 3 वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए 3 रेशनल नंबर। तो 3 रेशनल नंबर के लिए 3, तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि 3 + 1 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 और नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 4, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा, 4/16, और ये कितना हो जाएगा 16/32।
अब अगर एलसीएम 4 आ गया है तो हमारे पास क्या टर्म थी 1/4 जो कि पहले से 4 है, और 1/2 को एलसीएम से नीचे एलसीएम बनाने के लिए 4 बनाने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई नीचे 2 से मल्टीप्लाई ऊपर, तो ये क्या हो गया 2/4। तो 1/4 एंड 2/4। अब क्या करेंगे हम कि हमें 3 रेशनल नंबर चाहिए, 3 रेशनल नंबर चाहिए, तो ये कॉन्सेप्ट है 3+1 का। अगर 2 रेशनल नंबर चाहिए होते तो हम 2+1 से मल्टीप्लाई करते, तो अगर 3 रेशनल नंबर चाहिए तो 1+1/4 को ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3+1 से, जो कि 4 होता है, और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम ऐसे ही दूसरी टर्म में करेंगे, ऊपर भी 4 नीचे भी 4 से, तो हमारे पास 2 टर्म निकल के आ जाएंगी, एक 4/16 और दूसरी 8/16। तो अब इनके बीच में अगर डिनोमिनेटर सेम है ही तो हम कंपेयर नीचे वाले नहीं करते, ऊपर वाले का डिफरेंस लेते हैं। तो 5 बचा, 6 बचा, 7 बचा, 4 और 8 के बीच में कितने बचे 3, अपने आप ही 3 टर्म निकल के आ जाएंगी 5/16, 6/16 और 7/16। ये आपकी 3 रेशनल नंबर है बिटवीन 1/4 एंड 1/2 के। मैं थोड़ा और इजीली आपको समझा देता हूँ। 1/4 और एंड 1/2 के बीच के 3 रेशनल नंबर, यही चाहिए ना हमें। तो हम क्या करेंगे कि 4 और 2 का पहले तो एलसीएम ले लेंगे, जो कि आएगा एलसीएम 4 आ जाएगा। तो 1/4, 4 तो बेस को सेम बनाने के लिए 4 पहले से है, तो 1/2 में नीचे भी और ऊपर भी उससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, एक 1/4 टर्म आ गई और एक 2/4 टर्म आ गई। अब इसको हम जितने रेशनल नंबर मांगे हैं उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, 4 नीचे भी 4, ऊपर भी 4 नीचे भी 4। अब बेस तो पहले भी सेम था, सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा बेस, तो नीचे 16 रहा, ऊपर यहाँ पे 4 बन गया, दूसरी तरफ यहाँ पे 8 बना और नीचे 16 रहा, तो बेस सेम है। तो कंपैरिजन का होगा 4 और 8 के बीच में, तो 8 और 4 के बीच में कितनी टर्म्स आ जाएंगी 5/16, 5/16। क्योंकि हमने एक से ज़्यादा मल्टीप्लाई करी थी ना, तो उतने ही निकल के आएंगे जितने हमें चाहिए थे, 3 ही रेशनल नंबर निकल के आएंगे, 6/16 और 7/16। ये हमारे 3 रेशनल नंबर हो गए इन दोनों के बीच के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू -3/8 माइनस, देखो हमें ये सोल्व करना है, -3/8 -3/8 माइनस के 7/11, आई थिंक यही था, हाँ यही है। तो अब हम क्या करेंगे 8 और 11 का एलसीएम लेंगे बेस सेम बनाने के लिए। तो 8 और 11 का बेस सेम करने के लिए एलसीएम होगा 88, 8 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 88 बनाने के लिए, -3/8 को नीचे और ऊपर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, -7 डिवाइड बाय, अब यहाँ पर 88 बनाने के लिए 11 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई होगी, तो ऊपर 333 आया डिवाइड बाई 88 माइनस के, ये माइनस का साइन था, और यहाँ पे 8 7 56 और डिवाइड बाई 88, तो माइनस माइनस बेस सेम है, बेस सेम है तो सेम लिख लेंगे, और माइनस माइनस कितना होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस होता है, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का रहेगा, तो 5 6 9 और 5 3 8 9/8 8, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What number should be added to 7/12 to get 4/15? 7/12 में क्या ऐड करें कि 4/15 आ जाए, ये होगा क्वेश्चन। 7/12 में क्या ऐड करें कि 4/15 आ जाए, यही तो कहा है। तो हम ऑब्वियसली x मान के चलते हैं, तो x की वैल्यू क्या होगी 4/15 में से ये वैल्यू अगर इस तरफ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी 7/12 हो जाएगी। तो बेस को सेम करने के लिए इनका एलसीएम लेते हैं। अब बेस का एलसीएम लेते हैं 15 और 12 का, तो 3 ज़ा 3 5 ज़ा 3 4 ज़ा, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर 5 एज इट इज़, 2 1 ज़ा और यहाँ पर 5 सेम और 5 ज़ा, तो 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20 और 23 ज़ा 60, तो बेस का एलसीएम आ गया हमारा 60। अब क्या होता है कि 15 को
60 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। और 12 को 60 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई करी तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई होगी, और इधर भी 7 से मल्टीप्लाई, भी ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई होगी 7 की। ठीक है, तो बीच में माइनस का साइन था। तो अब आ गया हमारे पास, बेस सेम हो गया 60, ऊपर इधर आया 16 माइनस के 7 5 35। अब 16 में से 35 जाएंगे तो माइनस का आएगा, 35 में से माइनस कर दो 16, 20 15 और 4 19 अपॉन 60। तो माइनस के 19 अपॉन 60 इसका आंसर होगा। तो हम 7/12 में हमें इसका मतलब क्या समझे? हम इसका मतलब समझे कि 7/12 में हम माइनस के 19/60 को ऐड करेंगे, तब जाके हमारा क्या आएगा? 4/15। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ -3/8 टू रेसिप्रोकल ऑफ 15/8। देखो, रेसिप्रोकल का मतलब होता है जो भी वैल्यू p/q फॉर्म में दी गई है उसको q/p फॉर्म में दोबारा से पलट कर लिखना, इसी को रेसिप्रोकल बोलते हैं। अब -3/8 का मल्टीप्लिकेशन करना है 8/15 के साथ। -3/8 की मल्टीप्लाई करनी है रेसिप्रोकल ऑफ 15/8। तो ये क्या होगा? -3/8 इंटू 8/15। 8 से 8 गया, 3 5 जा, ये आ गया माइनस का 1/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस फॉर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2। अब देखो, a और b की वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो a की वैल्यू क्या थी? 3। 3 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है? 2। 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ये कितना हो गया? 13। पहले की वैल्यू आ गई आपकी 13। अब a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर प्लस के 2ab, ये किसकी वैल्यू होगी? तो a स्क्वायर कितना हो गया? 3। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू 3 इंटू 2। तो a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू क्या है? 3, और b की वैल्यू क्या है? 2। तो ये वैल्यू आपकी पूरी कंप्लीट करेंगे हम, तो कितना होगा? 9 माइनस के 4 प्लस के 2 3 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12। 9 में से 4 गए, 5 बचे, और 5 प्लस 12 कितने होते हैं? 17। सेकंड का आंसर 17 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू -3। देखो, आपके पेपर में ना मैं ऐसे 6 क्वेश्चन देख चुका अब तक सिंप्लीफिकेशन के। तो सिंप्लीफिकेशन में आपको a और b की वैल्यू दी गई है, बस आपको पुट करनी है। तो 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b, 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b प्लस के 3 माइनस ए बी प्लस के 2b। ये एक्सप्रेशन है। a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या दी गई है? 5 और -3, 5 और -3। अब इस एक्सप्रेशन को आप सोल्व नहीं कर सकते? कर सकते हो यार, इतना आसान पेपर है। a की वैल्यू सब जगह रख देंगे, b की वैल्यू सब जगह रख देंगे। तो 2a स्क्वायर मतलब के 5 का स्क्वायर प्लस a और b दोनों है, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का है, तो माइनस का 3 b की वैल्यू, अब प्लस आ गया साइन, प्लस आ गया, b की वैल्यू -3 है तो ब्रैकेट में -3 रख दिया, अब ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फिर +3 माइनस के a भी फिर से है, तो a की वैल्यू क्या है? 5, और b की वैल्यू क्या है? -3, तो ब्रैकेट में -3 रख लिया, प्लस 2 ऐसा क्या ऐसे ही, b की वैल्यू -3 है तो ब्रैकेट में -3 रख लिया, तो सारी b की वैल्यू माइनस में रख ली। अब क्या करेंगे? 2 बाहर है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस 5 3 15 होती है, और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन रहेगा मल्टीप्लाई में, तो माइनस का साइन रहेगा, और यहाँ बाहर प्लस का है तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस ही हो जाएगा। तो माइनस का साइन 5 3 15, और प्लस और माइनस का साइन आएगा फिर 3 प्लस 3, अब माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 3 15, और प्लस माइनस प्लस माइनस होते हैं, 2 3 6, तो ये साइन हट जाएगा यहाँ से,
और ये माइनस का 6 आ जाएगा। तो 25 में से 15 गया, कितना बचा 10, और 10 में से 3 गया, कितना बचा 7। बाहर 2 प्लस 3 प्लस 15 माइनस 6, 6 में से 15 में से 6 गया, 9 बचा, 9 प्लस 3 कितना होता है 12 होते हैं, और 7 2 14 होते हैं, और 14 और 12 की प्लस करेंगे तो क्या आएगा 20, क्या आएगा 24 में 10 जोड़े, देखो कैसे कैसे सोल्व करते हैं। 14 में 10 जोड़े 24 और प्लस 2 कर दिए 26, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई। ऑप्शन ए हमारे पास 12 की पावर 4 इंटू 9 की पावर 3 इंटू 4, ठीक है, 12 की पावर 4, 9 की पावर 3। ए हमारे पास 12 की पावर 4, 9 की पावर 3 और 4 डिवाइड बाय 6 की पावर 3, 8 की पावर 2 इंटू 27। अब इसको सोल्व करते हैं। 12 इंटू 12 क्या होता है 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है, और मल्टीप्लाई फिर 12 का स्क्वायर, क्योंकि 12 की पावर 4 है ना, इंटू 9 की पावर 9 का स्क्वायर इंटू 9 इंटू 4। नीचे 2 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं, 2 3 6 होता है, 2 की पावर भी 3, 3 की पावर भी 3 इंटू 2 की पावर क्यूब, या हम डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट सोल्व करते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 इंटू 27। अब 144 इसकी वैल्यू है, 144 इसकी वैल्यू है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 इंटू 9 इंटू 4। यहाँ पर 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का क्यूब 27 हो गया, इंटू 64 इंटू 27। अब 27 3 जा 81, 9 3 जा 27, 3 से 3 गया, ठीक है। 4 2 जा 8 हो गया। अब 8 8 1 जा 8, और 8 8 जा 64। भाई देखो समझो मेरी बात, यहाँ पर हमने 4 2 जा 8 काट दिया। अब 2 से अगर हम इसको काटे 144 को तो कितना होगा 72 आएगा, ठीक है, सही बात है। लेकिन अगर हम इसको और इसको काटना चाहे तो 8 8 जा 64 होता है, और 8 1 जा 8, 6 बचा, 64 को 8 8 जा 64 लिखेंगे तो 8 से 18 जा टाइम गया, 8 8 जा गया। अब 8 9 जा 72 होता है, तो ये कट गया, तो बचा क्या ऊपर 18 इंटू 9, यही बचा बस। 18 इंटू 9 कितना होता है 9 8 जा 72, 7 ऊपर गया, 9 1 जा 9, 162, ये हमारा आंसर आ गया। समझे कुछ? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बी ऑप्शन 25 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू टी की पावर 8 65 इंटू 25 इंटू 5 स्क्वायर इंटू टी की पावर 8, शायद ये 10 क्यूब, 10 क्यूब इंटू टी की पावर 4। देखो टी की पावर 4 8 से काटेंगे तो बची टी की पावर 4, और यहाँ पर 25 इंटू 25 है इंटू टी की पावर 4 है, डिवाइड में 1000 है, इंटू कुछ नहीं है, ठीक है, इंटू 1 है, ये कट गया। तो 25 40 25 40 होते हैं 1000, 25 4 होते हैं 100, और 0 की 0 लगाई, और 25 को 5 से काटेंगे, 5 को 8 से काटेंगे, तो बेसिकली क्या हुआ, वैल्यू क्या आनी चाहिए, सिंप्लीफाई करना ना, तो 25 इंटू 5 की पावर 2, और ये अगर ये टी ही है तो हम इसको करेंगे 5t की पावर 4 डिवाइड बाय 8, ठीक है। और अगर इसका इधर 1 है
तो t की पावर 4 इज इक्वल टू 8/5 आंसर होगा, लेकिन ये फॉर्म हमारी फाइनल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्लास 7 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू कंपेयर नंबर्स। देखो 7th क्लास के स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि नंबर्स को कंपेयर करो। द नंबर्स वर -14/9 एंड -1.04। हाउ डिड द स्टूडेंट्स कंपेयर एज देयर आर टू मेथड्स टू कंपेयर, विच वन डिड ही फाइंड ईजियर। तो -14 डिवाइड बाय 9 और -1.04, इनको कंपेयर करने के दो तरीके हैं। या तो हम 14 को 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें पहले, 9 1 ज़ा 9, 5.0, 9 5 ज़ा 45, 5 बचा और ये 1.55 हो गया। ठीक है, अब माइनस के 1.55 और माइनस के 1.05 में बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, कंपेयर करने के लिए हमें इतना करना पड़ा। दूसरा तरीका है हमारे पास कि -14.9 और -1.05 को ज़ीरो हटाई, तो पॉइंट हटाया तो नीचे 2 ज़ीरो गई, तो हमारे पास आ गया माइनस के 105/100, 21/20 माइनस का, और यहाँ माइनस के 14/9। इसके बाद हम 9 और 12 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हम इसको कंपेयर करेंगे। तो ये वाला मेथड लंबा हो गया, ये वाला मेथड इजी हो गया। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि विच वन डिड ही फाइंड इजियर। तो मेथड 1 इज इजियर, क्योंकि इसमें डायरेक्ट पॉइंट में वैल्यू आएगी और हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन इस वाले में हमें पहले पॉइंट हटाना पड़ेगा, उसके बाद एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो सेकंड वन इज हार्डर देन फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन 1 कह रहा है इस कंडीशन के बिहाफ पर कन्वर्ट 1.05 इनटू फ्रैक्शन। कन्वर्ट -1.05 इंटू फ्रैक्शन। तो -0.15 को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद जितनी भी जीरो होंगी, जितने भी डिजिट होंगे उतने ही नीचे जीरो लगकर बन जाएगा। तो -105 डिवाइड बाय 100 हो गया, और ये अगर हम 5 से काटेंगे तो ये 21 आएगा और नीचे 20 कैंसिल हो जाएगा, तो -21/20 ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ग्रेटर -14/9 और -21/20। तो -14/9 और -21/20 में से ग्रेटर पूछा है, विच वन इज ग्रेटर। तो फर्स्ट टेक एलसीएम 9 का और 20 का। तो 9 1 ज़ा 9, 20 एज इट इज, और 20 ज़ा तो 180 का एलसीएम आ गया। तो 14 इंटू 20 और दूसरा 180 हो गया नीचे। अब 180 बनाने के लिए नीचे क्या किया, 9 की मल्टीप्लाई 20 से की। ठीक है, तो ऊपर भी 20 से कर दी। अब इधर 20 की मल्टीप्लाई 9 से की। बेसिकली तुम समझो मेरी बात, ये बार बार कर रहा हूँ मैं, बार बार कर रहा हूँ ये चीज़ के बेस को एलसीएम बनाने के लिए 9 था पहले, तो हमने क्योंकि ये इसका एलसीएम 180 आ गया है, तो 9 की मल्टीप्लाई 180 बनाने के लिए 20 से की, तो बेस सेम करना पड़ेगा। यहाँ पर 20 था तो 9 से की। अब जो नीचे की वही ऊपर करेंगे, 14 की भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर ऊपर क्या था -21, इसकी भी 9 से करेंगे। तो अब इनमें दोनों में बड़ा बताना है, तो नीचे क्या बन गया, दोनों में 180 बन गया। अगर दोनों में 180 बन गया तो ऊपर क्या हो गया, 14 टू द 28, 280 माइनस का, और यहाँ पर 9 1 ज़ा 9, 9 टू द 18, 180, 189 भाई, 189 बन गया माइनस का। अब अगर ये प्लस के होते साइन तो बड़ा कौन सा था, अगर ये प्लस के साइन होते तो बड़ा कौन सा था,
तब बड़ा हमारे पास होता ये वैल्यू, लेकिन अब प्लस का नहीं, ये माइनस का है, तो माइनस में क्या है, ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, ये वाली। अब इसमें भी एक कैच है, देखो बात को समझो। ये नंबर लाइन है, 0 0, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है माइनस का। तो माइनस का 2 बड़ा है कि -1 बड़ा है, -1 बड़ा है, तो जो राइट हैंड साइड ज़्यादा होगा वो बड़ा होगा। तो इसमें अगर 180 डिवाइड ना कर रहे होते तो -280 छोटा होता, -189 बड़ा होता। लेकिन अब डिवाइड कर रहे हैं 180 से, 189 के 180 भाग करेंगे तो छोटे छोटे भाग होंगे, लेकिन 280 के 180 भाग करेंगे तो थोड़े बड़े भाग होंगे। तो ये जो बड़े होंगे माइनस की तरफ, ये ज़्यादा माइनस की तरफ होगा, ज़्यादा लेफ्ट हैंड साइड होंगे, और ये कम लेफ्ट हैंड साइड होगा, तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। तो -21/20 इज ग्रेटर देन दिस वन, -14/9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। आउट ऑफ -14/9, -21/20, -7/8 एंड -21/25 विच इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होता है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो 9 है, 20 है, 8 है और 25 है, बेस वैल्यू जो होती है, हमें नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग निकालने के लिए हमें बेस वैल्यू पर ध्यान देना होता है। गॉट इट। अगर हम बेस वैल्यू पर ध्यान देंगे तो जो भी बेस वैल्यू के अंदर फैक्टर 2 या 5, या 2 और 5 सिर्फ, मतलब या तो ओनली 2 और 5 और ओनली 2 एंड 5 होंगे, सिर्फ 2 या 5, या सिर्फ 2 और 5 दोनों यही होंगे फैक्टर, तभी वो टर्मिनेटिंग वैल्यू होगी, तभी वो तो वो टर्मिनेटिंग वैल्यू होगी। और टर्मिनेटिंग वैल्यू कौन सी होती है, जो जैसे 5.376, जो पॉइंट के बाद कहीं जाकर रुक जाए, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर कोई जैसे पाई हो गया 22/7 वैल्यू, ये क्या होगी, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये जो भी वैल्यू पॉइंट के बाद रुकती नहीं, 3.7189 चलती जाएगी, ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। ठीक है, तो हमें कैसे पता लगाना है कि बेस वैल्यू में अगर सिर्फ 2 या 5 या दोनों यही फैक्टर होंगे तो वो एक टर्मिनेटिंग वैल्यू होगी। ठीक है, बाकी सब नॉन टर्मिनेटिंग होगी। अब 9 में कौन से फैक्टर है, 3 इंटू 3, तो 3 है। तो इफ 9 हैज 3 देन दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब 2 और 20 और 5, इसमें कितने क्या क्या फैक्टर है, 2 इंटू 5, तो 2 और 5 है सिर्फ, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। 8 में क्या वैल्यू है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, क्योंकि सिर्फ 2 है, इसमें सिर्फ 2 और 5 है। और 25 में बेस में कितना हो गया, 5 इंटू 5, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो गया क्योंकि सिर्फ इसमें 5 है। तो बेसिकली जिसके बेस में 9 आ रहा है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू होगी। तो -14/9 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू। समझ गया ना मेरी बात। जिसके जब भी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आता है तो हम बेस पर ध्यान देंगे, माइनस प्लस छोड़ देंगे। तो बेस क्या है उसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद अगर उसके अंदर 2, 5 या सिर्फ दोनों, मतलब या तो खाली 2 आए 2 2 2, या 5 आए 5 5 5 5, या फिर दोनों आ जाए, तब वो वैल्यू टर्मिनेट कहलाएगी, टर्मिनेटिंग कहलाएगी। लेकिन अगर ये दोनों नहीं आ रहे हैं, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है 2 के साथ, तो वो एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू होगी। तो यहाँ पर 9 वाला नॉन टर्मिनेट करेगा और 14/9 माइनस के 14/9 नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
सिंप्लीफाई 2+1/3 -1/5। तो 2+1/3 -1/5 को सोल्व करते हैं। 2+1/3 -1/5। अब 3 और 5 का एलसीएम लेना है हमें। यहाँ पर नीचे 1 होगा, ऑब्वियसली जहाँ कुछ नहीं होता नीचे 1 होता है, और 1 क्या है, भगवान है। तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ भगवान होता है, और भगवान क्या होता है, 1। भगवान एक है। तो बेसिकली ऐसे याद रखेंगे आप। तो बेसिकली 3 और 5 का एलसीएम होगा 15। तो 1 को 15 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, और फिर हम आगे बढ़ेंगे +1/3। नीचे 15 बनाने के लिए 3 से 3 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और क्योंकि आगे माइनस का साइन है तो हम आगे भी 15 बनाने के लिए बेस में 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। तो ऊपर कितना है, ऊपर 1 है, इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 2 15 30, 30 डिवाइड बाय 15, बेस का 15 हो गया। हमने जैसे कि ये कर लिया कि 2 इंटू 15 30। अब हम नेक्स्ट वाला 1/3 इंटू 5 करेंगे। तो हमने क्या किया था, नीचे हमें बनाना था 15। तो 15 बनाने के लिए 3 की 5 से मल्टीप्लाई करती, तो ऊपर भी कितने से मल्टीप्लाई होगी, 5 से। तो ये आ गया 5/15, और माइनस का 3/15। तो अब बेस सेम है 15, ऊपर 30 प्लस 5 -3, 5 में से 3 गए, 2 बचे, और 2 30 में प्लस किया 32 डिवाइड बाई 15। तो ये आपका आंसर आ गया। हमने सिंप्लीफाई कर लिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार रीचेक कर लेते हैं कि हमारे पास था 2+1/3 -1/5, जिसमें हमने नीचे 1 लिख लिया और एलसीएम लिया तो 15 आ गया। 15 को बेस बनाने के लिए हमने 3 से 5 की मल्टीप्लाई करी, 5 की 3 से मल्टीप्लाई करी। अब जो मल्टीप्लाई नीचे करी वही हमने ऊपर करी। यहाँ पर 15 बनाने के लिए 1 की मल्टीप्लाई 15 से करी, तो ऊपर भी 2 की मल्टीप्लाई 15 से करी। तो नीचे 3 की मल्टीप्लाई 15 से करी, ऊपर भी 1 की मल्टीप्लाई 15 से करी। नीचे 5 की मल्टीप्लाई 3 से करी, तो 1 की मल्टीप्लाई 3 से करी। तो ये हमारे पास आ गया 2 इंटू 15 30/15 प्लस के 5/15 माइनस के 3/15 बेस 15 30 प्लस 5 माइनस के 3, 5 माइनस 3 2, और 2 प्लस 30 32/15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द फिगर गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स अ रेक्टेंगुलर लोन। देखो ये हमारे पास लोन है, ठीक है, जिसमें ये घास है, ये घास है इसमें, ये हमारे पास लोन है। समझ रहे हो कि नहीं, ये हमारे पास लोन है, घास है, जिसके अंदर रेक्टेंगुलर लोन विद सर्कुलर फ्लोर बेड, जिसके अंदर ये सर्कुलर पिंक कलर का होता है ना, फ्लोवर बेड है। कैसा होता है फूल, ये फ्लोवर बेड है। तो अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। द एरिया ऑफ द होल लैंड, पूरे लैंड का एरिया कितना होगा। अब ये ब्रेथ हो गई 5, लेंथ हो गई 10, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, L इंटू बी। तो ये हो गया आपका 5 इंटू 10, ये हो गया 50 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हो गया 50 मीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ द फ्लोर बेड, फ्लोर बेड का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ सर्कल का। देखो एरिया ऑफ सर्कल याद कर लेना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, एरिया ऑफ सर्कल होता है, सर्कुलर बेड सर्कल शेप है, सर्कुलर बेड इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है, तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है, 2 मीटर। आर क्या है हमारे पास, 2 मीटर, 2 इंटू 2। ये ब्रैक पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट है 1 और 2 उतने जीरो लग जाएंगे। तो ये हो गया 314/100 इंटू 2 इंटू 2, 250 हो गया ये, और ये 225 हो गया। या इससे बेहतर तरीका जो होता है हमें सोल्व करने का, आइए मैं वो बताता हूँ आपको। तो 3.14 इंटू 2 इंटू 2 को सोल्व करते हैं हम। अब ये पॉइंट हटा, नीचे 100 आ गया, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती है उतने जीरो लग जाते हैं 100 के बाद, ठीक है। तो अब 3.314 बचा इंटू 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 100। अब 14 का दुगना कितना होता है, 28, और 300 का दुगना 600, तो 628 इंटू 2 एक बार हो गया। अब 600 का दुगना 1200, और 28 का दुगना 56, तो 1256 डिवाइड बाय 100। तो ये आपके पास आ गई वैल्यू। अब हम जीरो, 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई,
12.56 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फ्लोर बेड आ गया हमारे पास। नेक्स्ट द एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लोर बेड। अब एरिया ऑफ द फ्लोर area of the floor, area of the lawn excluding the area of the floor bed, area of the lawn excluding the area of flower bed। ये कैसा होगा? टोटल एरिया ऑफ लैंड माइनस के एरिया ऑफ फ्लोवर बेड। तो टोटल एरिया ऑफ लैंड कितना था हमारे पास? 50 मीटर स्क्वायर माइनस के एरिया ऑफ फ्लोर बेड कितना है हमारे पास? 12.56। अब ये कितना है? तो 50 अगर हमारे पास पॉइंट है तो 12 की वैल्यू से बड़ी वाली वैल्यू जो होगी, अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट की वैल्यू किसी में से माइनस करने होते हैं तो हम 12 से एक नंबर बड़ा मतलब कि 13 माइनस करेंगे। तो 50 में से हम माइनस करते हैं पहले 13, जो कि हमारे पास बचा 37। और अब 37 में हम 0.56 माइनस कर देंगे। तो अगर हम 0.56 माइनस 100 में से 56 माइनस करते हैं तो कितना बचता है? 44। तो 37.44 हमारा मीटर स्क्वायर वैल्यू आ गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द सर्कमफेरेंस ऑफ द फ्लोर बेड। अब सर्कमफेरेंस ऑफ द फ्लोर बेड क्या होता है? ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। सर्कमफेरेंस ऑफ फ्लोर बेड 2 पाई आर। आर क्या है हमारे पास? 2 मीटर। 2 इंटू 3.14 इंटू 2। ये तो हमने पहले भी सोल्व किया था। पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर ये तो सेम ही हो गया ना। तो इसका सर्कमफेरेंस भी कितना आया? 3.14 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना आ गया था? 12.56। तो ये दोबारा से कितना आ गया? 12.56 मीटर। ये आ गई सर्कमफेरेंस ऑफ फ्लोर बेड। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर सोल्व होता है। तो हमने क्या क्या सीखा? अब हम एक नोट्स बना लेते हैं पेपर के लिए, जो हमें रिवाइज करनी है चीज़ें इसमें। पहले हमने सीखा एरिया ऑफ स्क्वायर सीखा। अब एक लिस्ट बनाते हैं। हमने सीखा इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर। ठीक है। ये हमने सीखे, सारे फॉर्मूले वीडियो में बताएं, देख लेना। पेरीमीटर ऑफ सर्कल या कह लो सर्कमफेरेंस सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। और हमने इसमें सीखा, ये सब रिवाइज कर लेनी है आपको चीज़ें। ठीक है। हमने सिंप्लीफिकेशन करना,
सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हमने। रेशनल नंबर सीखे, इरेशनल नंबर सीखे, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, फ्रैक्शन सीखा, मिक्स्ड फ्रैक्शन सीखा। ठीक है, इसके बाद हमने स्टैंडर्ड फॉर्म सीखी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म सीखी। इसके बाद हमने दुनिया भर की चीजें सीखी। राइट एंगल ट्रायंगल सीखा, इमेजेस सीखी, फेसेस सीखे। ठीक है, उसके बाद हमने रेसिप्रोकल सीखा, प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल सीखा, और सिंप्लीफाई की चीज़ें, वैल्यू पुटिंग करी, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना सीखा, ग्रेटर वैल्यू निकालनी सीखी, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग सीखा, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग वैल्यू सीखी, कन्वर्ट करना सीखा फ्रैक्शन में, और क्या सीखा हमने, और हमने प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन सीखा। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हमने सीखी हैं आज। तो आपके पेपर में इन चीज़ों को भी आप रिवाइज करोगे ना, बार बार वीडियो देखोगे तो काफ़ी काम आएंगी। तो पेपर में कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये करके चले जाओ, आपके नंबर आ जाएंगे, बढ़िया आ जाएंगे, यही पेपर में आएगा। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पेपर को अच्छे से दो। वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब करना मत भूला करो, क्योंकि मैं बहुत कम वीडियो बनाऊंगा, जब पेपर आएंगे जब ज़्यादा बनाऊंगा, तो आपके पास पेपर से पहले वीडियो आ जाए, इसका बहुत ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो तब तक के लिए थैंक यू, एंड सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो ना भी करो, चल जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ, कमेंट कर दियो, कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करो, और बताओ वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में। ठीक है, और बेल आइकन दबा दो, बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट। चलो अब यही देखते रहोगे क्या, बाय।